दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। आपके देश को एक सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए एक अच्छे मुख्य चुनाव आयुक्त की ज़रूरत है। क्या आपको मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव जो है, वो किस प्रक्रिया से होंगे। सही होंगे या फिर कुछ घाल-मेल वहाँ देखने को मिलेगी। बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अब तक जो तमाम तरह के एलिगेशंस लगते आ रहे थे, ईवीएम की जो बात है, ये सब चीज़ें किस तरह से पाक-साफ रहेंगी या नहीं रहेंगी? आपको याद है कि मोदी सरकार में आरबीआई के भी जो गवर्नर आए, उन सब में भी तमाम तरह की कंट्रोवर्सी रही। फिर आखिरकार जाकर के एक ऐसे गवर्नर आए और चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलती रही। स्मूथ का मतलब ये नहीं हो जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्मूथ का मतलब ये भी है आज की तारीख में कि सामने वाला कितना चुपचाप होकर के हर बात को देखता रहा और चलता रहा। तो यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि अब जो अगले चुनाव आयुक्त आने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम का चयन तो कर ही चुकी है मोदी सरकार। अब वो सिर्फ़ उस बात को अनाउंस कर देगी और राहुल गांधी क्या उसको पूरी तरह से मान लेंगे सीधे-सीधे? आइए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सर से कि भई ये मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अब कहानी है आगे, ये और विवादित होगी या फिर बेहतर होगी? विनीता, आपने अगर राहुल गांधी का भाषण सुना हो लोकसभा में, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कहा, तो उन्होंने बहुत साफ संकेत दिया था कि अभी कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का जब फैसला होगा तो मेरे सामने नरेंद्र मोदी बैठे होंगे, अमित शाह बैठे होंगे और मैं होऊंगा और एक सरकार के और मंत्री होंगे। पहले होता ये था कि मुख्य न्यायाधीश होते थे चुनाव में, तो अगर मोदी और अमित शाह की पसंद हमें स्वीकार ना हो तो कम से कम मुझे ये एक सहारा हो सकता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त उस प्रक्रिया में शामिल हैं। अब वो नहीं है, तो मेरे वहाँ होने का अर्थ क्या है? मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो वो अस्वीकार्य ही होगा। तो मैं जहाँ तक उस भाषण का संकेत समझ पाया हूँ, वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने की प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष या तो हिस्सा नहीं लेंगे, और हिस्सा लेंगे तो वो अपनी असहमति जताकर खुद को रिक्यूज़ करना चाहेंगे इस प्रोसेस से, ताकि बाद में कहने के लिए रह जाए कि आपका चुना हुआ तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप ही का चुना हुआ है, हमने तो आपसे सहमति ली थी। तो बाद में राहुल गांधी के लिए असहमति के रास्ते बंद हो जाएँगे अगर वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे तो। मुझे लगता है कि अपने भविष्य के रास्ते खुले रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी शायद इस प्रक्रिया में शामिल होना नहीं चाहेंगे। वो तो शामिल होना नहीं चाहेंगे और जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो भी साफ दिखाई देंगे और हो सकता है कि अंदर की जो पूरी प्रक्रिया होगी, उसके जवाब भी उसकी भी तस्वीर जो है खुलकर सामने जनता को पता चलेगी राहुल गांधी के सहारे। लेकिन क्या हमको एक सही मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने वाला है? क्योंकि पूरी तरह से सरकार की ही कंट्रोल की ये पोज़ीशन रही है पहले भी और अभी भी ऐसे ही चल रही है। और क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसी पर एडीआर की याचिका पर सुनवाई भी है, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पलट सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट पलटना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसको जो संसदीय प्रस्ताव है उसको नल एंड वॉइड करना पड़ेगा। अगर और ये बहुत बड़ा कदम होगा। ऐसे में सही मुख्य चुनाव आयुक्त तो मिल पाएगा। अब ये सही वाला बहुत ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टर्म है। सही आप किसको मानेंगे? वो जो कदम-कदम पर सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़ा हो, विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे, ईवीएम के खिलाफ खड़ा दिखाई दे, या क्या क्या आप किसको सही मानेंगे? ऐसे में मैं आपको बिल्कुल अपनी इस राय को अवगत करा दूँ कि चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त का संस्था हो या कैग की संस्था हो, लोकपाल हो, चीफ जस्टिस हों, ये शासन के एक ही नाभि से चलने वाले शासन के कई सिर होते हैं। और जिस तरह से रावण के 10 सिर थे, उसी तरह से शासन के भी 10 सिर होते हैं। लगता तो ये है कि वो अपनी-अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी नाभि का अमृत एक ही होता है और वो सरकार होती है, और उस सरकार से वो संचालित होते हैं। कभी-कभी कोई सिर बगावत कर देता है, वो टी एन शेषन जैसा हो सकता है।
या फिर विपक्ष से मिला हुआ कोई चुनाव आयुक्त हो सकता है, या ऐसा कोई संस्था हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं लग रही है इस दौर में कि 10 सिर का कोई शासन में से कोई एक सिर सरकार के खिलाफ जाएगा। बहुत तरीके से आपने अपनी बात कही है और समझने वाले मतलब शायद मैं इसको दर्शक और समझ भी थोड़ा गए सा होंगे कि खुलासा आप कर ये दूं। 10 सरों में प्लीज। आप लोगों को भरोसे में, लोगों को सत्ता में भरोसा में रखने के लिए ये अलग अलग संस्थाएं होती हैं कि भाई ये नहीं सुनेगा तो वो तो है, जज तो है, वकील तो है, सरकार तो है, लोकपाल तो है। तो ये लोगों को भरोसा देने के तंत्र हैं, लेकिन करते ये वही हैं जो सरकार चाहती है। आप अगर कोई दारोगा किसी को किसी के घर से उठा के एफआईआर करके उसको जेल में डालने की बात करती है, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के पास पेश करना होता है, लेकिन वो न्यायाधीश बिना उसकी फाइल पर नजर डाले, आंख पर नीचे चश्मा लगाए 14 दिन की रिमांड नीचे लिख देता है। उसमें कुछ नहीं पढ़ा उसने, लेकिन लोगों को लगता है कि न्यायाधीश के पास चला गया मामला और अब तो पुलिस ने जो अन्याय किया होगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्था भी इन्हीं 10 सिरों में से एक है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की संस्था उसमें से एक है। अब नए सर चुने जाएंगे, आप ये कह रहे हैं अपने हिस्से पे नए सर लगाने हैं, कुछ इसी तरह की नियुक्ति जब सरकार जब करने जब चाह रही है। जब जब इन 10 सिर में से एक, जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, उसने अपने ढंग से सोचने की कोशिश की है, उस समय की सरकार ने उस व्यवस्था को ही बदल डाला है। जैसे कि पहले हमारे पास एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त नाम की कोई चीज भी नहीं थी। लेकिन जब जब लगा कि इस कुर्सी पर तो ऐसा भी व्यक्ति बैठ सकता है जो सेशन हो सकता है, तो उन्होंने इसको 3 सदस्य बना दिया। 3 सदस्यों में भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, लेकिन ये कहा कि क्योंकि इनकी उसमें पावर एक व्यक्ति के पास इतनी पावर हो सकती थी कि वो पावर हो खेल सकती को थी, अपने कंट्रोल से चला अपने सकता था कंट्रोल और कर उसकी ले। नीयत सही है या जैसी है उसके मुताबिक। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टीएन शेषन ने इस तरह से चलाया कि सरकार की नाक में दम हुआ, लोकतंत्र को इतना जिंदा रखा कि सरकार डर गई और उसके बाद उन्होंने इस पावर को बांट दिया। भले ही ऊपर एक मुख्य चुनाव आयुक्त रखा और कई चुनाव आयुक्त बना दिए गए और उसको डिवाइड कर दिया गया पावर को, आप ये कह और रहे हैं। पावर को भी समान रूप से डिवाइड कर दिया गया। मुख्य चुनाव हम्म आयुक्त नाम, एक मुख्य चुनाव आयुक्त नाम गलत है। ही इज वन हम्म अमंग द ऑल थ्री इक्वल्स। मुख्य चुनाव आयुक्त ये नहीं कि वो ओवर आर्चिंग संस्था है, वो बाकी 2 लोग उससे कम हैं। चेहरा राजीव कुमार का है, लेकिन 3 ये जो चुनाव आयुक्त है, एक मुख्य 3 चुनाव है, बाकी 2 चाहे चुनाव संधू आयुक्त ये मिलकर कर रहे हैं। संधू हो या ज्ञानेश हो। आप ज्ञानेश जी को शायद अच्छे से जानते हो, या फिर मैं उनका परिचय दूं। ज्ञानेश कुमार कभी डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, जिसको मैं बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। जी उसके बाद बिल्कुल, ये वो मैं गृह जानती हूँ। मंत्रालय वो गृह हम्म मंत्रालय में गए। ये ज्ञानेश कुमार ही थे उस समय स्पेशल सेक्रेटरी कश्मीर, जब आर्टिकल 370 हटने का पूरा बिल तैयार हुआ था। इतना विश्वस्त व्यक्ति है वो कि हम्म एक किसी को भनक नहीं लगने दी थी कि आर्टिकल 370 हटने का कोई बिल तैयार हो रहा है कश्मीर को लेकर। हम्म इस हद तक फिर वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे हैं, और उसके बाद जो एक अच्छा इनाम उनको मिलना चाहिए था, वो एक चुनाव हम्म आयुक्त के रूप वो शामिल हुए हैं। तो इस हद तक लॉयल ऑफिसर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री से आए हैं वो, और पहले डिफेंस आपने से बताया होम कि मिनिस्ट्री हाँ। तक, होम मिनिस्ट्री से पार्लियामेंट्री अफेयर्स तक, फिर वो कॉर्पोरेट जो सहकारिता मंत्रालय अमित जी के अंडर में है, वहां से चलकर उनका सफर निर्वाचन आयोग पर अभी तक पहुंचा है। तो हम्म इस हद तक लॉयल अधिकारियों को रिवॉर्ड दिया जाता है, और उनको जब ये इस तरह का रिवॉर्ड मिलता है तो दे आर हम्म सपोज टू एक्ट लाइक दैट। उसमें असहमति की, असंतोष की, या राइट। ईमानदारी की, या तटस्थता की कोई गुंजाइशें नहीं होती हैं। तो इनका इनका करियर ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो इनका टेन्योर इसके अंदर रहा वो किस तरह से रहा, कैसे मूव जो किया,
या कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिले वक्त के हिसाब से, ऐसा कुछ, या एक प्रोसेस में रहा बाकी अधिकारियों की तरह? नहीं, मैंने इनके सिर्फ ये बताया कि वो किस हद तक एक लॉयल अधिकारी रहे हैं और किस व्यक्ति के लॉयल अधिकारी रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डिफेंस से जब उन्होंने साउथ से नॉर्थ ब्लॉक की तरफ क्रॉस किया, तो वो पूरी तरह से सरकार में भी जो नंबर 2 अपने आप खुद को मानते हैं और माना जाता है जिनको, अमित शाह उनके बहुत करीबी रहे और उनके पर बहुत विश्वास है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जमात वो है। तीसरा व्यक्ति कौन आएगा वो भी इन्हीं पैमानों पर खड़ा होना चाहिए और उसकी भी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी होनी चाहिए, सरकार के प्रति नहीं, सरकार के उन व्यक्तियों के प्रति जो सरकार को रियली चला रहे हैं। इतने बड़े पद पे बैठ के किसी से असहमति की, तटस्थता की उम्मीद, मुझे लगता है कि उम्मीद करना भी हम लोगों का के लिए कुछ महत्वाकांक्षी ज्यादा वर्ड है। तो आगे जो बिहार के इलेक्शंस होंगे, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके आगे और भी कई अभी चुनाव, स्टेट इलेक्शंस होने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, ये तो बिल्कुल वन साइडेड हो जाएंगी। जिस तरह से आप इनका ग्राफ बता रहे हैं, जिस तरह से इनकी वर्किंग रही है, जिस तरह इन्होंने ऑनेस्टी निभाई है देश के लिए नहीं, मतलब मोदी जी और शाह जी के लिए, तो उसके मुताबिक तो चीजें इनकी फिर आगे बिल्कुल। मैं सब बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एक मनमाफिक मैच का रेफरी मिल जाने से कोई टीम मैच जीत जाती है। उसको जीतने के लिए उसको पूरे वही प्रोफेशनलिज्म चाहिए, एक अच्छा। अब हमारे देश का क्रिकेटर अंपायर जो अंपायर बन के खड़ा होता है, वो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत लॉयल्टी हो और आउट को नॉट आउट दे, लेकिन उसको रीप्ले जैसा कोई व्यवस्था इधर होती नहीं है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं और उसके लिए जरूरी यह है कि विपक्ष को जो सत्ता बदलने चला हो, उसको इतनी तैयारी करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत गैर ईमानदारी के बावजूद उस जनमत को वो पलट ना पाए जो सरकार को पलटने चला था। और विपक्ष को इतना मजबूत होना ही होगा। बहुत उसको फेयर ये बात कर मान रहे हैं आप जी। उसको मान के चलना होगा कि फेयर गेम नहीं है, अनफेयर गेम में भी जीतना बहुत जरूरी होता है और बीजेपी ने करके दिखाया है। 2014 में मोदी सत्ता में आए तो क्या उनको फेयर गेम मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी टक्कर देके निकल के आए वो। अनफेयर गेम में भी आपका इतना मजबूती होनी चाहिए कि आपको कोई हिला ना पाए। बिल्कुल ठीक दिल्ली कह का रहे हैं चुनाव आप। आपने देखा ऐसे ही है। में ज्ञानेश कुमार दिल्ली में का जी बोलिए। दिल्ली में देखा ही आपने, जी बीजेपी ने अपने इलेक्शन मशीनरी पर, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं किया, अपनी चुनाव मशीनरी पर भरोसा किया। 48 सीटें जीती, चाहे उसको रेवड़ी बांटने तक की नौबत आई, क्योंकि उसको जी लग गया था कि आम आदमी पार्टी इतना हल्ला कर देगी अगर कोई गैर ईमानदारी हो तो। 360 360 डिग्री पर पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने, कोई चीज नहीं चुनाव लड़ा, छोड़ी। कुछ छोड़ी नहीं थी, हम्म क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल की कुव्वत पर भरोसा था कि ये व्यक्ति उनको छोड़ेगा नहीं अगर कुछ भी हम्म गैर ईमानदारी सामने आई तो उन्होंने वो भी फेयर तब गेम में जब भी अपने हाथ से 3 बार दिल्ली वो छोड़ चुके थे, उसके बाद इस उनका फेयर ये गेम में भी भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हराया। राइट। तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद जो भी सामने चल रहा है, विपक्ष को मजबूत होकर उसे टक्कर देनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बिल्कुल, सत्ता को चुनौती देने के लिए सत्ता की हर अंग को चुनौती देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि किस तरह से नए जो चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, वो कैसे देश को नई दिशा देने का काम करेंगे, या अगर वो एक ही सर के धड़ के अलग अलग सर में से अगर निकलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि सामने इस युद्ध में दूसरे को अपनी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी खुद करनी होगी, वरना ये खुद विजेता हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर सच एन इम्पोर्टेंट information and thoughts with us. Thank you so much. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।